बार बार रिपीट होते हैं। मतलब कह लो कि जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 15 क्वेश्चन तो पक्का फंसने वाले हैं। तो आप देख सकते हो भैया 100 क्वेश्चन पढ़ के 15 क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल। हम प्रहार होने वाला है क्लास 10th एसएसटी पर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। भैया बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, आप लोगों के टाइम वेस्ट नहीं करवाते हैं, तो आप अपने लर्न मंत्रा विकास भैया के साथ बने रहे ना, प्यार दिखाना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो भैया फ्रांस की क्रांति में जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाता हूँ। बाकी वीडियो को पॉज कर करके आप लोग बताना कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति जो हुई थी भैया 1789 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। और जलियांवाला जो स्थान है ना, वो कहाँ पर स्थित है भैया, तो वो अमृतसर में स्थित है। ये भी याद कर लेना, अमृतसर में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपको पता होगा भैया फ्रांस से हुआ है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूं। तो चौथा है आपका, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण भैया आपको पता होगा रॉलेट एक्ट था, जो कि भैया 1919 ईस्वी को पारित हुआ था, जिसके कारण 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बोलूं या कुछ भाई मैं समझता हूं आप लोगों को, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब मेरे छोटे भाई हो आप लोग, बस पढ़ाई करते रहो, मौज करो, एग्जाम में फोड़ के आओ, बस मुझे वही खुशी होगी। मैं जो मेहनत करता हूं मेरी मेहनत सूल हो जाएगी। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो, और फिर जब नीचे कमेंट कर देते हो ना प्यारा सा कि भैया मेरे आपसे पढ़ के 99 आए, 95 आए, तब मुझे इसलिए मतलब भाई सुकून मिलता है। आप लोग मेरे सुकून हो यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस भैया याद रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है। छठवां है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यहाँ पर नेपोलियन का संबंध किस देश से था भैया, तो आपको पता होगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। नेपोलियन संहिता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से। आगे आपका आता है 7वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भैया न्यूयॉर्क में हुई थी, याद कर लेना। नहीं 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 भैया, गलत बताए दे रहे हो, नहीं भैया जिनेवा में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर न्यूयॉर्क सोचा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है। मैं बताता हूँ कैसे, कि भाई एक होता है हमारा विश्व व्यापार संगठन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO बोला जाता है। इसकी स्थापना जिनेवा में हुई थी। और यहां पर बता दूं कि भैया एक होता है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी भैया, ये हुई थी हमारी कहां पर, न्यूयॉर्क में। तो याद रख लेना एक चीज और भैया, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसकी भी स्थापना जिनेवा में हुई थी। और जिनेवा कहां पर स्थित है भैया, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां पर जिनेवा नामक स्थान है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ, ओबियसली से बात है भैया, इटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे। महात्मा गांधी बिल्कुल तहलका वगैरह मचा के, कि भाई दक्षिण अफ्रीका में तहलका मचाए, बहुत सारे आंदोलन किए, फिर भारत आए, तो कब लौटे। उनका बहुत सारा स्वागत किया गया 1915 ईस्वी में। तो याद रख लेना 1915। ठीक है, तो 1915 सही है। आपका 10वां क्वेश्चन है भैया, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जल्दी आप लोग बताओ भाई, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, इसी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जीभ है फंस जाती है। तो यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। बाकी ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की जो मुख्य भूमिका कहाँ पर थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। ठीक है, और नेपोलियन जो संबंधित था फ्रांस से, आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग तुक्का मारना बताते हैं कि भाई इनमें से कोई नहीं अगर विकल्प में आता है तो उसी में आप लोगों को टिक कर देना। मैं आपको बता दूं आप फंसोगे। तो भाई आप 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, लेकिन वो तुक्का लगाने वाली चीज़ों मत फंसो, क्योंकि तुक्का यार मतलब इसमें 4 में क्या लगाओगे आप। ठीक है,
तो तुक्का वगैरह जो लगाना बताता है वो कभी पूछना कि खुद लगाया है, ठीक है। आगे आपका 11, वर्तमान में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, जल्दी जल्दी आप बताइए। तो भैया वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखना, इसी में बहुत सारे बच्चे फंसेंगे। तो भैया 29 पहले थे लेकिन अब 28 हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये भी आपको पता होगा। 12 है जब से धारा 370 हटी, आपको पता है कि नहीं, धारा 370 जो हटी थी जम्मू और कश्मीर में, आपको पता होगा यार, ये सारी चीजें तो है ना करंट अफेयर्स में आती हैं। करो या मरो का नारा किसका था, तो भैया जल्दी जल्दी बताओ, है ना। तो प्यारे बच्चों हमारा हो जाता है भाई करो और मरो का नारा जो था वो आ जाता है हमारा महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो करो या मरो महात्मा गांधी, ठीक है। आगे हमारा यहाँ पर 13, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर महामंदी का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 1929 ईस्वी में। और इसका प्रमुख कारण क्या था ये आप लोग जरूर पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी मैं आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न बता रहा हूँ कि भाई 20 नंबर के जो आते हैं उसको तो आप क्लियर कर लो, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं प्रहार सीरीज में बताऊंगा। प्रहार सीरीज केवल एसएसटी के लिए नहीं है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी के लिए भी है भाई, सारे जीवन परिचय, मतलब जितना भी चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपकी मैथ के लिए भी होगी, ठीक है। मतलब ये 1 महीनों में हम प्रहार करेंगे पूरे हर एक सब्जेक्ट में, और इस प्रहार को सीरीज को फॉलो कर लेना। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप तहलका मचा के आओगे, कहर मचा के। अभी तक कुछ पढ़े नहीं हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं बस करते जाना है, मैं भी तो उतनी मेहनत करूंगा ना जितना आप करोगे, ठीक है। तो आगे आपका 14, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो जल्दी आप बताइए वंदे मातरम गीत का लेखक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो दोस्तों आपके थे वंदे मातरम गीत के लेखक। आगे बढ़ते हैं 15 है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। भैया क्रांति क्यों होती है, ताकि वहां की जनता जो है स्वतंत्र हो सके। तो निरंकुश राजतंत्र लगना होगा तो क्यों यहाँ पर क्रांति लोग करते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सीमित राजतंत्र की स्थापना, भाई राजतंत्र तो हटाना ही था, उसका मुख्य कारण ही था, हो ही नहीं सकता। सैन्य शासन की स्थापना, भाई नहीं जी, आपकी हो जाए गणतंत्र की स्थापना करने के लिए ही तो क्रांति लोग करते हैं, ताकि वो स्वतंत्र हो सकें। तो भाई बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। कितने कितने जल्दी बताओ लॉलीपॉप मेरे, ठीक है, कितने कितने लोगों को लगा कि भाई ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 16 नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जहां पर सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी जाती है ना, तो ये चीज़ है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में भाई ऑब्वियसली सी बात है, धर्म का कोई स्थान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जो धर्म है उनको सभी को बराबर मान्यता दी जाए। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास नहीं जी, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता नहीं जी, सभी धर्मों को समान समझना, हाँ जी, आपका विकल्प नंबर डी सही है। आगे आपका 17, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी 1992 ईस्वी में हुई थी। याद रख लेना, पंचायती राज जो आपके ग्राम प्रधान बनाए जाते हैं, बहुत जगह बिहार में मुखिया बोला जाता है, जो मुखिया वाला चुनाव होता है वही होता है ग्राम पंचायत, है ना। आपका एक देखो कोई भी मान लो देश है, वो किस में डिवाइड होता है, वो दुनिया देश में डिवाइड है। देश जो है दोस्तों प्रदेश में डिवाइड है, और प्रदेश जिले में, फिर जिले में जिले जैसे आते हैं, फिर जिले में क्या है ब्लॉक है, ब्लॉक में फिर ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हम गांव, फिर ग्राम पंचायत में ऑब्वियसली सी बात है गांव आता है, गांव में फिर हमारा घर आता है, घर में फिर सदस्य आते हैं, सदस्य में फिर हम आ जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से है। 18 आपका नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में हुई थी भैया 2008 ईस्वी में। याद रख लेना कब, 2008 में, याद रहेगा ना 2008। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे हमारा आता है 19, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पेरियार रामास्वामी नायकर जो थे, तो भाई देखो समाज में मतलब भाई समाज सुधारक, ठीक है, क्या हो जाएगा समाज सुधारक। आगे आपका 20वां, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था भैया, जिउसेपे मैत्सिनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जिउसेपे मैत्सिनी था। मैं आपको बता दूं एक चीज और कि भाई जो कंफ्यूजन होती है सारी दूर करूंगा, टेंशन मत लो। मैजनी का पूरा नाम क्या था, जिउसेपे, ठीक है, और ये किससे संबंधित था, इटली से। अब यहाँ पर गैरीबाल्डी का नाम भी जिउसेपे गैरीबाल्डी था, और ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, देखो जिउसेपे लगा है दोनों के नाम में, मतलब भैया इटली से। तो याद हो जाएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगी ना। ऑटोवन बिस्मार्क कहाँ से संबंधित था कमेंट करना, पीछे मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो जल्दी बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी भैया, कब हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ भैया, मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी।
तो मुंबई का अधिवेशन हुआ था, वहां पर हुई थी। तो याद रख लेना। 22वां है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, जल्दी बताओ। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, भाई देखो 1919 ईस्वी में तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ, मैंने बताया ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था आपका 13 अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 को। ये आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, जनरल डायर ने। और जलियांवाला हत्याकांड किसने करवाया कह लो, तो भाई जनरल डायर, जनरल डायर, ठीक है क्या, जनरल डायर आपको याद होगा। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग जो था वो अमृतसर में स्थित था और वहां पर मेला वगैरह लगा था और असहयोग आंदोलन भी मतलब चलने वाला था। तो मतलब अंग्रेज सोचे कि भाई यहाँ पर आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने फिर गोली चलवा दिया था, ठीक है, मतलब जो ये जनरल डायर था। तो फिर इसका भी हत्या की गई थी बाद में, वो सारी चीज़ें कहानी। तो भाई 1919 ईस्वी में आपका आया, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट है, काला कानून। उसके बाद 1920 ईस्वी में आपका आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा छेड़ दिया गया इस आंदोलन के विरोध में। तो आपको समझ में आया, सारी चीजें मैं आपको समझाते जा रहा हूं। आगे हमारा आता है यहाँ पर 23वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेशित किया गया, समावेश है। तो यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं भैया, 22 भाषाएं, याद रख लेना 22 भाषाएं सही हैं। आगे आपका है ज्यूसेppe मैत्सिनी का संबंध था, मैत्सिनी आ गया भैया, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कहाँ से था भैया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो जल्दी से आप बताओ ज्यूसेppe मैत्सिनी का संबंध किससे था। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका इटली से, मैंने आपको बताया था ना, गैरीबाल्डी और ज्यूसेppe जिसके जिसके नाम में लगा है। आगे आपका आता है 25, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भैया हो जाते हैं महात्मा गांधी। कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो तो डोंट माइंड, उसको सुधार लेना। बाकी मैं अपने से बनाया हूं तो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें मतलब मेहनत की है कि भाई कुछ भी मिस्टेक आप लोगों को ना आए, ठीक है, मतलब आप लोगों के सामने कोई मिस्टेक ना दिखाई दे। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ भाई। ये 100 क्वेश्चन बनाने मुझे 8 से 9 घंटे लगते हैं। 8 से 9 घंटे में आपको लिए लगाता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करने में, फिर वही चीज़ें मैं आपको 30 से 40 मिनट में बता देता हूँ। आप सोचो कितना मेहनत करता हूँ। तो भाई आप थोड़ा सा मेहनत करो मेरे लिए, केवल एक लाइक कर दो प्यारा सा और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, है ना। इस वीडियो का लाइक हम कम से कम रखते हैं 10,000 लाइक और कमेंट 1,000 हो जाने चाहिए, कर दोगे ना। और मैं आपको बता दूं अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, तभी हो पाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब हमारा साथ इस समय नहीं दे रहा है। थोड़ा अच्छे चैनलों को यूट्यूब कभी साथ नहीं देता, जो फालतू बकवास करके चले जाएंगे भाई साहब, उनके आप देखोगे व्यूज़ कैसे आते हैं, तो उससे मुझसे मतलब नहीं है। 26 है आपका लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, वो सीधी सी बात है भाई, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री। सही है, जल्दी बताओ सही है नहीं जी, क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री भले ताकतवर होते, जनता से ताकतवर कोई नहीं है भैया, जनता सर्वोपरि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 27 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 22 फरवरी। उपभोक्ता अधिकार दिवस मैं 10 दिसंबर में ढूंढ रहा था, तो ये आपका 24 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करना। आगे आपका निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जल्दी बताओ। बारदौली सत्याग्रह का, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं, क्योंकि सत्याग्रह जहाँ पर आता है वहाँ पर महात्मा गांधी जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, महात्मा गांधी, यानी हमारे बापू जी। अच्छा, महात्मा गांधी जी को बापू सर्वप्रथम किसने बोला था, जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि भैया की वीडियो में मैंने ये कमेंट किया था, क्वेश्चन आ जाएगा तो करके आओगे, इसीलिए करवाता हूँ यार, तुम्हारा ही फायदा हो, ठीक है। बाकी मेरा कमेंट लाइक से फायदा ज़्यादा नहीं होता, बस मनोबल थोड़ा सा बढ़ता है कि आप लोग यार मतलब पसंद कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, बस इतना है, ठीक है। बाकी आगे है कि भाई बारदौली सत्याग्रह, तो बारदौली सत्याग्रह भैया महात्मा गांधी ने चलाया था, सही है नहीं। आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह जो चलाया गया था भैया, वो वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा चलाया गया था, किसानों के नेतृत्व कर रहे थे ये, ठीक है। तो महात्मा गांधी मत लगाना, सत्याग्रह हर जगह महात्मा गांधी नहीं, बस यही अपवाद कह लो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 29 नंबर, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई ये कथन किसका है, मेटरनिख, नेपोलियन, लुई फिलिप्स, चर्चिल। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको हो जाता है भैया मेटरनिख। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और वैसली सी बात है भैया, सबसे बड़ा हमारा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भी, और यहाँ पर आपको हो जाएगा भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे आता है 31 नंबर, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बताओ ये क्वेश्चन कहीं पर भी लग रहा है क्या,
नहीं मिल रहा है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को औसत आय बोला जाता है। अब औसत आय निकालने का क्या फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा यार साइंस में हर जगह कि भाई औसत चाल, औसत वेग, हर चीज औसत निकालते हैं, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है, जितने लोग भी उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे एक राज्य का कह लो, हमारे देश का जैसे औसत आय किसी व्यक्ति का निकालना है, हर एक व्यक्ति का, कि भाई हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, आय है ना, तो उसका निकालना है। तो मतलब क्या है भाई, सभी जो कमा रहे उसका पूरा का पूरा धन जोड़ लो, है ना। पूरा का पूरा धन क्या है कि भाई जोड़ लो, पूरा का पूरा धन जोड़ लो, और भी भाई जितनी जनसंख्या उससे डिवाइड कर दो जनसंख्या से, तो भाई हर एक व्यक्ति की आय निकल आएगी ना। मतलब औसत आय कि भाई हर एक व्यक्ति इतना कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 1 लाख, तो औसत हम कर लेंगे। तो यही चीज है कि उनको सभी को जोड़ के जनसंख्या डिवाइड कर दो, वही औसत आय, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आय में टिक लगा देंगे, भाई नहीं। 32 से आपका द्वितीय क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सही आंसर मेरे रसगुल्लों, है ना, मेरे सुकूनों, मेरे हर चीज। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भैया औद्योगिक क्षेत्रक। भाई जो द्वितीय क्षेत्रक होता है उसको औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें मतलब जो भी छोटे छोटे उद्योग वगैरह आते हैं वही है ना द्वितीय क्षेत्रक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म एवं जाति के आधार पर हुआ। भाई आपको पता होगा भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, धर्म एवं जाति पर ही विभाजन हुआ। बांग्लादेश फिर पाकिस्तान से अलग हुआ, वो बात अलग है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान मतलब ये दोनों एक कह लो, और भारत ये सब पहले एक था पूरा। तो भाई ओबियसली सी बात है भैया, भारत का विभाजन हुआ था, अंग्रेज डिवाइड करके चले गए थे भारत का, नहीं हमारा अखंड भारत होता है ना। 34 से आपका भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो भाई भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होगा, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाता है भैया समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग मतलब भैया जल मार्ग कह लो। अब देखो जो जल मार्ग है, मैं आपको बता दूं एक चीज कि भाई इसमें वजन वाली चीजें लाना काफी मतलब सस्ते में आ जाती है, क्योंकि पानी की एनर्जी होती है, और पानी में आप देखो कोई भी चीज रखोगे वो हल्की हो जाती है। तो जहाज रखते हो उसमें पानी चाहे जितना लोड लगा दो भाई आराम से खींच ले जाएगा एक व्यक्ति पानी में, ऐसा होता है। कितना भी कुंटलों भार हो एक व्यक्ति ऐसे खींचेगा, खींच ले जाएगा, है ना। तो ये चीज है पानी में, तो इसलिए जल मार्ग से ज्यादा व्यापार होता है। आगे आपका आता है 35 की भाई सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो सेवाओं को किसमें, भाई देखो जो आपका औद्योगिक क्षेत्रक है वो तो द्वितीय क्षेत्रक हो जाता है, आपको पता होगा, तो ये नहीं होगा। अब सेवाओं को किस में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका भाई तृतीय क्षेत्रक में सेवाओं को रखा जाता है, किसमें, तृतीय क्षेत्रक में। प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब है प्रकृति, जोड़ लो क्या मतलब प्राकृतिक चीजें जो भी होंगी, प्रकृति। तो भाई प्रकृति से रिलेटेड कोई भी धंधा पानी जो भी होगा, जैसे मछली पालन हो गया, खनन हो गया, ये सारी चीजें, तो प्रकृति मतलब प्राथमिक क्षेत्र का आता है। 36 से आपका इनमें से किस राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। जल्दी से आप लोगों को बताना है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा जो बनती है आपको पता होगा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं 37 से आपका ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भैया 2014 फरवरी 2014 में ये प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल क्या होती है भाई, जो गर्मियों में होती है, जो मतलब ज्यादा गर्मियां झेल सकती हैं। क्या क्या झेलती हैं भाई, चाहे खीरा हो, ककड़ी हो, मतलब उस टाइम जो जो होता है, क्या क्या होता है आप बताओ। तरबूज भी होता है, तो यहाँ पर विकल्प में तरबूज दिया गया है, तो तरबूज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 39 अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। तो जल्दी से आप बताइए, फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है जस्ता। मैं आपको बता दूं कि भाई जो अग्नेय चट्टानें होती है इसमें ज्यादातर क्या पाई जाती है, धातु। अब धातु में बहुत सारी हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसे जस्ता मतलब भैया आपने साइंस में पढ़ा होगा जिंक, इसका ये जेडन होता है ना, और Cu यानी कापर भी पाया जाता है, Au पाया जाता है, Au मतलब सोना, Ag भी पाया जाता है मतलब चांदी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, आपको पता होगा। चलिए पता नहीं है तो याद कर लेना, बाकी धातु याद रखना कि भाई जो अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज होता है वो क्या होता है, धातुएं होती हैं। अब धातुओं में ये सारे याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि आपको पता होगा, साइंस पढ़े हो आप, ठीक है। 40 है, वियना की संधि कब हुई थी। तो जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, वियना की संधि जो हुई थी वो हुई थी
1815 ईस्वी में, याद रख लेना। आगे हमारा आता है 41 संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। किसमें होता है? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। ही सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर 1 ही सही है, क्योंकि भाई हमारी जो सरकार है, आप जानते हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो सरकारें होती हैं, तुमको पता होगा। एक चुनाव किसका होता है? प्रधानमंत्री वाला, जो कि केंद्र वाला होता है, आपको पता होगा, संसदीय वाला। एक चुनाव विधायकी वाला होता है, कई सारे विधायक मिलकर के एक मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री वाला होता है, मतलब जो राज्य में होता है मुख्यमंत्री वाला, और जो मतलब केंद्र में होता है वो प्रधानमंत्री वाला। राज्य में राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति की जगह मान लो लेता है, और जो केंद्र में यहाँ पर राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, मान लो उनको राष्ट्रपति बोलते हैं, बस वही फर्क होता है। बाकी आप नियम वगैरह पढ़ोगे तो लगभग सेम ही आता है, ठीक है। आगे आपका आता है 42 निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां हैं? क्या क्या हैं? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, अहिंसा, दल बदल या उपयुक्त सभी। सब सारी चुनौतियां हैं भाई, तो उपयुक्त सभी। भाई कोई भी आप देखो, कोई किसी पार्टी में है, करप्शन किया, कोई दूसरी पार्टी में रूल कर रही है, चला गया, करप्शन के जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं, करप्शन वाली चीजें वो सब हट जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई दल बदल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों मेरे सुकूनों। तो आपका 43 हो जाता है कि भाई लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क ओबियसली सी बात है भैया, लौह अयस्क बोला जा रहा है भैया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नवीकरण योग, प्रवाह जैव। ये तो दोनों नहीं हो गया, ये हो सकते हैं। अनवीकरण योग होता है, क्योंकि लौह अयस्क मतलब बोला जाता है कि भाई उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक बार कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा, फिर उपयोग नहीं कर पाते। आप बोलोगे भैया पिघला कर दोबारा तो बना लेते, नहीं जी, जब वो जंग खाकर नष्ट हो जाता है वो बोला जा रहा है। तो लौह अयस्क जो होते हैं भैया वो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। अनवीकरण योग्य मतलब भैया जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर पाते। 44 से निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल इसमें से कौन से भैया? दालें, ज्वार, चावल। तो यहाँ पर आपका हो जाता है मोटे अनाज। फलीदार फसल मोटे अनाज, याद रख लेना। अब मोटे अनाज में जैसे शामिल हो जाता है भैया आपका गेहूं भी हो जाता है ना, और क्या क्या हो जाता है जल्दी से आप लोग बताना, और क्या क्या हो जाता है? गेहूं आपका हो जाता है, चना हो जाता है, अरसी, जौ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, फलीदार फसल में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ है। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और मैं बता दूं क्या आप लोगों को? चलिए मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है। गेहूं हो गया, चना, जौ, आपका मक्का है ना, मक्का भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मोनाजाइट रेत में खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में क्या खनिज पाया जाता है बताइए? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो यहाँ पर भैया थोरियम पाया जाता है, याद रख लेना। जो मोनाजाइट रेत होती है इसमें थोरियम पाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा भैया इसमें आपका और भी पाया जाता है, जैसे लैंथेनम, जिसको आपने पढ़ा होगा, लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम आपने अगर पढ़ा होगा साइंस तो उसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक सीरियम धातु होती है, वो भी पाई जाती है, सीरियम, ठीक है, क्या? सीरियम। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हो सकता है ना पढ़ो, आगे पढ़ोगे, धातुएं होती हैं। आगे आपका 46 से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? भाई ओबियसली इस बात है, 2 या 2 से अधिक देशों के मतलब जब कुछ मैच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय खेल बोला जाता है। उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भैया कहाँ गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? हाँ जी, ये हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे है आपका सामान्यता किस देश का विकास किसी देश का विकास समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जल्दी से बताओ। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो किसी भी देश का विकास, भाई कितना विकास वो देश कर रहा है, वो जब भाई हर एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, फिर टैक्स जाएगा, है ना, और वो पढ़ेगा तो भाई औसत साक्षरता दर बढ़ेगी, और जब वो पढ़ेगा लिखेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो हॉस्पिटल वगैरह बनाएगा, तो लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होगी। तो मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, है ना। विकल्प नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 से चलिए 48 है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाजे से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? याद रखना भैया श्रीलंका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है 49। सार्वजनिक औसत निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाता है भैया उद्यमों का स्वामित्व, है ना। अब यहाँ पर देखो जो सार्वजनिक होता है जो सरकार के अंडर में आता है, आपको पता होगा,
जो मतलब सरकार के अधीन जो भी संपत्ति होती है, सरकारी होती है, वो एक प्रकार से सार्वजनिक होती है। जैसे विद्यालय स्कूल होते हैं जो सरकारी वाले, देखो वो सार्वजनिक ही तो होता है। तो इस तरीके से रेलवे था, अब इस समय हाहाकार मचा था कि भाई सारी चीज़ें प्राइवेट किए दे रहे हैं, बेचे दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली सी बात है, जब बिक जाती है भाई, किसी प्राइवेट के हाथों में आ जाती हैं चीज़ें, तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। वो हमारा ख्याल फिर नहीं रखते, सरकार मतलब हमारा ध्यान देते क्योंकि हमसे वोट लेना होता है, लेकिन उन लोगों को क्या मतलब है। तो इसीलिए फिर हाहाकार मचा तक भाई नहीं बेचना चाहिए वो, है ना। 50 से स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये इसलिए सी बात है, उसके जो भी सदस्य होते हैं उसके द्वारा लिया जाएगा, है ना। आगे आपका है समूह, यहाँ पर बोला ही गया है, और समूह जो बनते हैं सदस्यों द्वारा बनते हैं, आपको पता होगा। तो हो गया, ऐसे याद रहेगा। आगे आपका 51, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि। मैंने आपको बताया था प्राकृतिक जहां पर जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, तो आपका प्राथमिक हो जाता है। आगे आपका है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। 1940, 42, 45, 44। तो आप लोग इसका मुझे कमेंट करके बताइए कब हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं। तो भाई साहब इसका सही विकल्प हो जाता है आपका 1944, और भारत इसमें जो शामिल हुआ था 1945 में हुआ था। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा तो याद रख लेना, ठीक है, कि भाई IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मतलब देशों को कर्ज देता है, सभी देश उसमें पैसा डालते हैं, फिर जिस देश को मतलब कर्ज लेना होता है, अपनी मतलब चीज़ें सुधारनी होती है, कुछ भी उसके पास पैसा नहीं होता तो वो कर्ज ले लेता है ताकि मतलब वो अपनी चीज़ें सुधार सके, हर चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 53 है आपका, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। भैया सिंपल सा बात है, आपको आता होगा, महात्मा गांधी जी को, ठीक है। आगे है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। भाई यहाँ पर आपका विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, आपका विकल्प नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 55 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय कौन सा है भैया, व्यापार, कृषि, शिक्षा, रक्षा। तो संघ सूची का विषय यहाँ पर भैया आ जाता है आपका रक्षा। रक्षा मंत्रालय जो है केंद्र मतलब आप कह लो प्रधानमंत्री लोग देखते हैं, तो इसलिए आपका ये संघ सूची का विषय हो जाता है। संघ सूची में भैया सबसे बड़ी सूची है आपकी, 3 सूचियां होती हैं, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। तो समवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाती हैं। राज्य सूची जो होती है उसका देखभाल भाई राज्य करता है, विशेष बात है, उसका कानून भी राज्य बनाएगा। और जो केंद्र सूची होती है उसका जो कानून बनते हैं संसद द्वारा बनते हैं, संसद मतलब भाई, है ना, तो मतलब केंद्र द्वारा बनाए जाते हैं, वो विशेष बात है, राज्य द्वारा सॉरी संघ द्वारा। तो यहाँ पर आपका ये है, और इसमें टॉप 100 विषय शामिल है। किसमें 100 है, जैसे मुद्रा हो गया, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी है। जैसे देखो नोट मतलब बदले गए थे, है ना, नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी किसने किया था भाई, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं भाई, मतलब संघ के होते हैं, केंद्र के होते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये है। आगे आपका 56, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो भारतीय संघ में मैंने आपको पीछे बताया था भैया 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। और आपको वर्तमान में ही लिखना है। बहुत सारी आउटडेटेड पुस्तक आप पढ़ोगे जब आप किताबें, तो उसमें अलग लिखी रहती हैं। आगे आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में समानता। तो आपका ये विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बाकी आप लोग मुझे इसको बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली ओब्वियसली बात है भैया हिंदी हो जाएगी। यहाँ पर अंग्रेजी भी शामिल कर दे तो भी हिंदी में ही टिक लगाना, क्योंकि हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाई। गोला जो करना है वो हिंदी में ही करना है, ठीक है। आगे हमारा आता है यहाँ पर 59, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। परंपरागत संसाधन का मतलब क्या होता है भैया, ध्यान रखना। परंपरागत संसाधन को अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरण का मतलब है भैया जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो सिंपल सा बात है भैया, इसमें देख लो किसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। पवन ऊर्जा भाई बार बार करो, है ना, जितना भी पवन चक्की लगाओ, सौर ऊर्जा लगा दो भाई, बनती रहेगी एनर्जी। प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा, मतलब जो ज्वार भाटा ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में, तो वो भी होती रहती भाई। प्राकृतिक गैस इस ये होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। जैसे इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जीवाश्म ईंधन आ गया। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, है ना, जो किरोसिन तेल आप कह लो, खनिज तेल जो भी है, और जल विद्युत भी आता है जो आती है, ठीक है।
आगे आपका यहाँ पर कि भाई परंपरागत एक आपका होता है गैर परंपरागत संसाधन, इन्हें क्या कहते हैं भैया, नवीकरणीय योग्य। याद रखना, गैर परंपरागत संसाधन मतलब जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जैसे कि भाई सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। तो ये याद रखना, इनमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने दे दिया। 60 है आपका, प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इसका आंसर पीछे दे चुका हूँ। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा इसमें से कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 61 है, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो भाई लेटेराइट मिट्टी राजस्थान में देखो पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। आप लोग मुझे बताना क्या सही विकल्प है इसका। तो राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो अधिक गर्मी के कारण आप कह लो होता है। अब गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा भाई कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान, इसलिए लेटेराइट मिट्टी राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 है, और मैं बता दूं लेटेराइट मिट्टी के साथ राजस्थान में काली मिट्टी छोड़कर, क्या काली मिट्टी छोड़ करके मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी छोड़ करके बाकी लाल पीली दो जितनी भी मिट्टियां कह लो राजस्थान में आ जाएंगी, लाल पीली गुलाबी हर कलर की मिट्टी। ठीक है, तो ये चीज़ है, हर एक जिले में अलग अलग मतलब है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। भैया मध्य प्रदेश तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है, आप लोग बताना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये सारे के सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखोगे तो याद जल्दी होगा, मतलब आपको विकल्प नहीं लिखना, इसको लिखे उसके बाद जो भी यहाँ पर सही आंसर है उसको लिख लो, और इसको बार बार रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो। भाई साहब मैं कह दूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें मैं बोल दूं भाई ये इंपॉर्टेंट है तो नहीं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं ये आपसे बोलूंगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि भाई ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को रट लेना है, और अपने प्रहार सीरीज को जम के प्यार दर्शाना है, जम के शेयर करना है, जम के नहीं भाई, है ना, खुल के। जम जाओगे तो फिर शेयर कहाँ करोगे। तो यहाँ पर भाई मतलब अपने दोस्तों के पास हर जगह फैला दो यार। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बार बार बोल रहा हूँ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तो यहाँ पर आगे बढ़ें क्या, तो आपका आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर भैया आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भैया मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर भैया राजस्थान भी आता है, ये भी याद रख लें, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। वो पिछली सी बात है भैया, मैग्नीज, Mn आपने पढ़ा होगा साइंस में, मैग्नीज का है ना प्रतीक, बॉक्साइट, जस्ता, जिंक, बॉक्साइट भी आप जानते हो लोहे का है, तो ये भी आपका नहीं, अभ्रक आपका सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभ्रक, अभ्रक आपका सही है। आगे बढ़े तो आपका कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, अभ्रक। तो यहाँ पर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैय है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, अजैव पशुधन भैया, मतलब जीव होता है, जैव है ना, सजीव कह लो। प्राकृतिक वनस्पति जो भी होती हैं ये तो भाई नहीं। चट्टाने, मत्स्य, मत्स्य मतलब भैया यहाँ पर याद रख लेना मछली। अब ये मछली भी जैव ही होती है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा चट्टाने, अजैव है ना, इसमें कोई जीव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर साक्षरता दर पाई जाती है। तो अधिकतर साक्षरता दर भैया बिहार में तो पिछली बात नहीं, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं, केरला में। ठीक है, केरला में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब मैंने आपको बताया था प्रकृति। अब प्रकृति मतलब आप कह लो, यहाँ पर जल्दी से देखो, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी, मछुआरा। तो यहाँ पर मछुआरा ही तो हो जाए, क्योंकि ये पकड़ता है भैया मछली, और मछली जो होती है भैया वो होती है प्रकृति देती है ना, और जैव संसाधन से भी संबंधित है। तो मछली मतलब ये मछली को मत्स्य भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो भैया 2005, 2010, 1999, 2001। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था भैया वो आपका हुआ था, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 2005। ठीक है, 2005, मुझे कंफर्म करके आप लोग बता देना 2005 ही है क्या, कंफर्म करके बताना जल्दी से। ठीक है, हाँ आई थिंक 2005 होगा। ठीक है, देख लेना 2005 ही है, मुझे लग रहा है, तो मतलब होगा ही। बताना कि विकास भैया सही आप बताए हो, बाकी इसको आप थोड़ा सा गूगल करके देख लेना। 68 है आपका उपभोक्ता, क्योंकि कभी कभी दिमाग से कुछ चीज़ें हैं कि चली जाती हैं, बाद में याद आया करती हैं, उस समय मतलब अंदर होता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। होता है आपके साथ ऐसा भी कि नहीं। तो यहाँ पर उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए भैया, पिछली बार उपभोक्ता फोरम, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र। ठीक है, आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक से अंतर्गत आता है। असंगठित क्षेत्रक, तो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत भैया यहाँ पर
कृषि मजदूर आते हैं, उनका कोई भी मतलब सरकार के पास डेटा नहीं होता है ना, तो इसलिए अभी जो बन रहा था, कौन सा वो कार्ड बन रहा था भैया, है ना यार, आधार कार्ड के बाद वो कौन सा भी बहुत मतलब भीड़ लगी थी, बन रहा था, दिमाग से उतरा हुआ है। मैंने भी अप्लाई कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मतलब भाई जो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए था, लेकिन यहाँ पर इंडिया में वही होता ना कि सारे लोग भाई बन रहा है तो लो बनाओ, और जो बनाने वालों को पैसा भी मिल रहा था आई थिंक, तो वो पैसा भी के कारण भी सारे लोगों को बना रहे थे और लोगों से भी पैसा ले रहे थे, है ना। कौन सा कार्ड था यार वो वाला, मुझे बताना यार, जिसमें मतलब यार श्रम कार्ड है ना, श्रम कार्ड। 70 है आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था भैया, पिछली बात है 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ है जैसे हम ये बोर्ड लिए तो हम उपभोग किए, मतलब इस चीज़ को हम खरीदे, ये रिमोट लिए उपभोग किए, तो कंपनी हमारे साथ फ्रॉड ना करे, कुछ गलत ना कर पाए, तो वो चीज़ है। जैसे कंपनी हमें क्लेम कर रही है ना कोई चीज़ की भाई ये बोर्ड है 10 साल चलेगा, 10 साल की गारंटी है, और वो 2 साल में खराब हो जाता है, उसके पास जाते हैं नहीं हम नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं कह सकती भाई। 10 साल का हो लिख कर दिए तो तुम्हें 10 साल की गारंटी देनी पड़ेगी, ये है उपभोक्ता अधिनियम, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था भैया, ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन्हीं तीनों से होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करना, मैंने आपको पीछे बता दिया है, ठीक है, कमेंट करके बताना। 72 है आपका नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में भैया, और ये कहाँ पर हुई थी भैया, वाटरलू नामक स्थान में। कहाँ पर, वाटरलू, ठीक है, तो वाटरलू में इसकी पराजय हुई थी नेपोलियन की। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन जो है आपको पता होगा फ्रांस है ना, और नेपोलियन संहिता पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं 73, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो है दोस्तों अमेरिका में स्थित है, याद रख लेना। 74 है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे बताना भाई यार, 18 वर्ष, ठीक है। आपका आगे है 75, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो भाई किसका ये नारा था, जल्दी बताओ, किसके वचन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैं प्यारे बच्चों बोलना भूल जाता, क्योंकि मैं हमेशा से आपको दोस्तों बोलता था। अब थोड़ा हम भी बड़े हो गए हैं, आप लोग तो उतने ही रहते हो, क्लास 10th वाले छोटे मुन्ने मेरे, है ना, बालक बालिकाएं छोटे रहते हैं भाई। तो भाई साहब इसीलिए मैं मतलब कह दूं कि भाई साहब आपको प्यारे बच्चों बोलना ही ज़्यादा उचित लगता है अब, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं खुद बच्चा था, लेकिन अब 2 साल में हम भी बड़े हो गए हैं। आप लोग तो हर साल आते हो, वही छोटे होते हो, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आगे 76, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्यों किया। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी इसलिए क्योंकि ये सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, हाँ जी, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, हाँ जी, स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, हाँ जी, सारा है, तो ए एवं भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ना, इनमें से कोई नहीं आया, क्या ये सही था, नहीं था ना। बहुत सारे लोग आपको तुक्का लगाने में यही बताएंगे, भाई साहब फॉलो मत करना, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे नहीं तो डंडे लेकर आऊँगा मारने की, भाई भैया मैं तुक्का लगा के आया था, गलत करके आ गया। भाई साहब क्लास देख लो, 2 बार 3 बार वीडियो देख लो, लेकिन तुक्का लगाने वाली वीडियो मत देखना। 3 बार वीडियो इसको देख लो ना, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो लिख भी लो, मैं PDF इसीलिए नहीं दे रहा हूँ इसका, सही बता रहा हूँ, लिखो ताकि तुम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं भैया, राज्य, संघ एवं भी दोनों। भाई दोनों को तो प्राप्त नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दोनों को प्राप्त नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं हो सकता, किसी एक को होगा, राज्य को या तो संघ को, इनमें से कोई नहीं सही, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है, संसद को ही शक्तियां प्राप्त हैं। तो संघ जो है कह लो नहीं जी, ठीक है, संसद संघ से भी संबंधित होता है, तो आई थिंक ये हो सकता है, या संसद, ठीक है। तो आपका मुझे बताना, मैं आपसे हमेशा क्वेश्चन करता हूँ ऐसे क्वेश्चन, ताकि आप लोग तैयार कर पाओ। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि भैया संसद होगा या फिर संघ होगा, यही 2 होगा तो यही 2 मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक तो आपका संघ के पास हो सकता है, क्योंकि राज्य के पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती, एक आपका इनमें से कोई नहीं हो सकता। अगर संघ के पास नहीं है तो फिर वो संसद के पास मुझे आई थिंक होता है, अगर अलग अलग इनको माना जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताना कि भाई क्या होगा, कमेंट करके बताना, बाकी मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। 78 है आपका, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
अपना प्यारा सा एप्लीकेशन आ गया है लर्न मंत्रा, जाकर डाउनलोड कर लेना। हाँ अभी उसमें कंटेंट वगैरह नहीं है, डाउनलोड कर लेना, जल्दी आने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, लर्न मंत्रा अपना एप्लीकेशन आ गया है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे आपको अपना विकास भैया ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, अपना जो भी है भाई सभी को प्रणाम, तो वही वाली अपनी इमेज मिल जाएगी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान ऑब्वियसली सी बात है भैया 15 अगस्त को लागू किया गया। हाँ जी सही है यार, 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो यार, यहाँ पर आपको बिल्कुल खजाना मिल रहा है। 100 क्वेश्चन हिंदी के भी ऐसे बताया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से समझ लो इंपॉर्टेंट है। मैं तो उसमें दावा किया हूँ कि भाई 19 क्वेश्चन फंसेंगे उसमें से, 18 से 19 क्वेश्चन 20 में से, केवल 100 क्वेश्चन में से। देख लेना, पछताना नहीं, उसको जाकर एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना। आगे आपका बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्रहार करके है। ठीक है, जाओ प्रहार करो, प्रहार के साथ तो हाँ, इसमें से राज्य में लाल मिट्टी किस में पाई जाती है भाई? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आई थिंक होगा, जल्दी से बताना। ठीक है, 80 आपका निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? जल्दी से बताना। नवीकरणीय ही बोलते हैं। तो गैर परंपरागत क्या है भैया? कोयला नवीकरणीय है ही नहीं है भैया, इसको हम दोबारा कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, तो भैया ये भी नहीं, प्राकृतिक गैस यही हो जाएगा क्या? ठीक है, तो जल्दी से बताना। खनिज तेल, कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। देखो कोयला, प्राकृतिक गैस ये भी नहीं होगा, पवन ऊर्जा आपका सही है ना, पवन ऊर्जा होगा। खनिज तेल ये तो भाई अनवीकरण हो जाते हैं, ये आपका हो जाता है पवन ऊर्जा। जो नवीकरण और जो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन वही तो होते हैं गैर परंपरागत। तो आपका यही सही है, ऐसे दिमाग लगाया करो। मैं आपको आंसर भी मतलब गेस करना बताता हूँ, मैं ऐसे मतलब कंफ्यूजन में अपने आप को ला करके। 81 है क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी जगह मैं वहाँ पर हूँ एग्जाम हॉल में। ठीक है, कैसे कर पाएंगे अगर नहीं आता? तो ये सारी चीज़ें। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है भाई? जल्दी से बताओ। धात्विक खनिज, चूना पत्थर, सल्फर, मैंगनीज। मैंने आपको बताया ना मैंगनीज धातु होती है, एमएन प्रतीक होता है, मैंगनीज हो जाएगा। कोयला अधातु होता है, कोयले का पर रूप हीरा होता है जो कि सर्वाधिक कठोर चमकीला होता है, अपवाद होता है अधातु होते हुए भी, आपने साइंस में पढ़ा होगा। चूना पत्थर का भाई फार्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है? जल्दी बताओ, साइंस में पढ़े हो कि नहीं? 82 निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? बताओ भैया, जैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन है लोहा, मत्स्य, तांबा, चट्टाने। भाई जैव, मत्स्य उद्योग, मत्स्य मतलब मछली है ना, मछली मैंने आपको बताया था ना, तो यही तो हो जाएगा। तो आपको यही सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? भैया भारत छोड़ो, जल्दी छोड़ो भारत, महात्मा गांधी जी तो चलाए रहे हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, कब चलाया गया था। कि भाई ऐसे लिखना कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन इस डेट को चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? तो भाई साहब कितना? 33%। ठीक है, कितना? 33। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? भाई जो नेचुरल चीजें होती है, मैंने आपको बताया खनन। हाँ जी, जब हम कोई भी चीज खनते हैं तो नेचुरल चीज ही तो खनते हैं, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्राथमिक। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, और ये किस में आते हैं मुझे बताना। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? नेपोलियन कोड मतलब नेपोलियन संहिता भी इसको बोला जाता है, नेपोलियन संहिता। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जो पहले राजा वगैरह थे वो रखते थे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही विशेषाधिकार रहते थे, वो नेपोलियन ने खत्म करने की कोशिश किया। तो आपको यही सही हो जाएगा। बाकी सामंती व्यवस्था तो थी ही, संपत्ति का अधिकार तो था, कानून के ये सब था, लेकिन यहाँ पर खत्म करने को बोल रहा है ना, कि हटा दिया गया, कोड में नहीं जोड़ा गया। तो जन्म से विशेषाधिकार जो प्राप्त थे। 1861 में, ठीक है, एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? जल्दी बताओ। इमैनुअल द्वितीय। हाँ जी यही है। ठीक है, इमैनुअल द्वितीय को अभी मतलब दोबारा मैं रिस्टार्ट किया था। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? बेल्जियम जो है दोस्तों यूरोप में स्थित है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था भैया? मैंने आपको बताया था ना, अत्यधिक निवेश। पीछे बताया था कि भाई मतलब लोग क्या है, निवेश ज्यादा कर रहे थे, मतलब डॉलर खरीद रहे थे। देखो मतलब जिसके पास ज्यादा सोना वो देश ज्यादा अमीर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहले सोना वगैरह में ही ज्यादातर व्यापार वगैरह होते थे, आप जानते हो पहले के लोग जो चालाक थे वो सोना चांदी रख लिए थे, आज भी लोगों के पास हैं। तो सोना जो होता था वो अमेरिका बोलता था कि हमको दे दो, हमारे यहाँ से आप डॉलर ले जाओ, इस डॉलर को सभी देशों में आप दो, तो रखना आसान हो जाता था। तो सभी देश सोना दो लो, फिर अमेरिका बोल दिया भैया पल्ला झाड़ लिया, हम तो देंगे ही नहीं, जाओ क्या करोगे, ऐसे। तो ये हुआ था, तो अत्यधिक निवेश। ठीक है। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था भैया? पशुओं में होने वाली एक बीमारी थी, तो एक बीमारी थी, ठीक है, पशुओं में होती थी। किसमें भाई? रिंडर पेस्ट किस में होती थी, कौन सी बीमारी? मतलब मैं आपको बता दूं पशु में, तो ये भी याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, बाकी मैं बता ही दिया। 91 निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अब मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बार रिपीट भी कर देता हूं ताकि आप लोग इसका आंसर मुझे बताओ कौन सा हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। चलिए आगे। निम्नलिखित में से गेस, मैं आपको बता दिया एक बार, ठीक है, लेकिन हाँ आप गेस कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय भैया कौन सा है? मुद्रा मैंने आपको बताया संघ सूची का विषय है। विदेशी कार्य जितने भी होते हैं वो भी संघ सूची का विषय। बैंकिंग से रिलेटेड संघ सूची। कृषि आपका फिर सही हो जाएगा, सिंपल। आगे, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं भैया? भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम। तो बेल्जियम में तो है ही है, इसमें भी है, इसमें भी। श्रीलंका में अभी माना जाता है कि भाई संघात्मक शासन नहीं है। संघात्मक शासन का मतलब होता है एक केंद्र सरकार हो, एक राज्य सरकार हो, वहां पर केवल मतलब दोनों नहीं होती सरकारें, है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो जल्दी बताओ, लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, ये तो है ही है भाई, है ना, होना चाहिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, होता ही है स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन। उत्तरदायी शासन होता ही है भाई, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। कोई भी सरकार है, कोई मतलब जनता उससे पूछ सकती है भाई इतना टैक्स कलेक्ट किया, अभी इसको कहाँ लगाए तुम लोग। अब वो बात अलग है, विकास नहीं होता है, विकास सामने खड़ा है, विकास नहीं होता। कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता होती है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं जी, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता, ये आपका सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संबंध लोकतंत्र से नहीं है पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, भाई शक्तियों का वितरण तो होता है संघात्मक में, राज्य सरकार केंद्र सरकार होती है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये भी होता है भैया। सर्वोच्च न्यायपालिका बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी है। कठोर संविधान नहीं होता, इतना कठोर संविधान नहीं, न ज्यादा लचीला बनाया जाता है, मीडियम में बनाया जाता है, तो वो चीज़ है। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? भैया कपास की खेती के लिए, चाहे गन्ने की खेती के लिए, काली मिट्टी। कहाँ गई काली मिट्टी? तो ये चीज़ है। अब काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है, आपको पता होगा काली मिट्टी किससे बनती है भैया? ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे? ज्वाला, मैं ज्वाला बस लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से। आगे आपका आता है कर्तन एवं दहन कृषि। झूम कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है? यार अपने जाती है, ये देखो मिस्टेक हुई है, ठीक है, अपनाई जाती है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो बताओ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। तो मिजोरम में होती है। अब ये बता दूं मैं भैया, झूम कृषि होती क्या? सिंपल भाई, जो जंगल पहाड़ पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं, उनको पेड़ों को काट करके एक मतलब उनको आग से जला करके, मतलब एक कह दो जमीन तैयार की जाती है और उसमें खेती की जाती है। जब तक उसमें मतलब क्षमता होती है कुछ भी पैदा करने की, तब तक की जाती है, बाकी फिर उसको परती छोड़ दिया जाता है, ऊसर जिसको बोलते हैं, छोड़ दो। ऐसे हमारे यहाँ देखोगे किसी का किसान का खेत है, वो बार बार उसमें उपजाता रहता है। और वहाँ पर क्या होता है कि सिंपल है, एक बार किए कृषि, कुछ दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए, उसको बोलते हैं झूम कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो विकसित देश कौन सा भैया? विकसित देश, भारत विकसित देश है, या ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश, ये भी विकासशील में है, लेकिन ये विकसित देश है। हमारा भारत कब आएगा पता नहीं भाई साहब, मतलब समझ रहे हो, भारत में एक समय था हम चीन से आगे थे, आज चीन से कितना पीछे हो गए। उसका कारण क्या हो सकता है भाई? करप्शन, है ना। चाहे वो हमारे देश के नेता वगैरह हैं, हमेशा रेवड़ी बांटते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ पर। अच्छे लोगों को जाना चाहिए राजनीति में। वैसे 99 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? भैया सिंपल है, एल्यूमिनियम, ठीक है, किस एल्यूमिनियम प्रयोग करता है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, मैंने पीछे आपको बता दिया था, प्रति व्यक्ति आय।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, है ना, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, हाँ जी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो? सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, अपनी प्रहार सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएगी। आपका विकास भैया अभी इंस्टाग्राम में भी आ रहा है, ठीक है, तो जा करके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।